प्यारे बच्चों, आपके सामने मैं संतोष कुमार मिश्रा गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं आपके संत कबीर विद्यापीठ चैनल पर आपको हिंदी विषय के साहित्य के इतिहास के विषय में बता रहा हूँ। इनको आप ध्यानपूर्वक सुनें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। आगे जैसे ये हिंदी साहित्य का इतिहास पॉइंट आपके सामने है, तो इस हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में हमको समझना है सबसे पहले कि ये हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का उद्गम कैसे हुआ। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के उद्गम के बारे में विद्वानों ने बताया कि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास बना, इसके एक रचनाकार हैं जिनका नाम है गारसा दत्त तासी, और उनके सहयोगी हैं, उनका नाम है निर्देशन करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन। दोनों लोगों ने मिलकर ये नामकरण हिंदी साहित्य के इतिहास का रखा, जिसमें गारसा दत्त तासी का जो नाम आता है, यह मुख्य नायक के रूप में है कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की। और हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना करने में इस प्रकार का इनका भूमिका या योगदान रहा कि ये अनेक और विद्वानों के साथ सलाह लेकर के तब इस इतिहास के विकास की श्रेणियों को अग्रसर किए। और इसमें इनका नाम गारसा दत्त तासी जो लिखा जा रहा है, तो गारसा दत्त तासी और इनके साथ इनके सहयोगी जो हैं उनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन, ये दोनों लोग मिलकर के इस साहित्य के इतिहास को विकसित किया। और विकसित करने के पश्चात सबसे पहले इनको जब अग्रसर कर लिए, तो अग्रसर करने के पश्चात इनको दो श्रेणियों में बांटा गया, एक गद्य और एक पद्य। दो श्रेणियों में बांट करके और दोनों का अलग अलग विकास किया गया। अलग अलग विकास में आलोचकों ने अपना अपना मत व्यक्त किया। सबसे पहले पद्य साहित्य के इतिहास के विषय की जानकारी दी जाती है, और पद्य साहित्य के इतिहास के विषय की जानकारी देते हुए फिर हम गद्य साहित्य के इतिहास की तरफ चलते हैं। यहीं से इसकी रोचकता का यानी प्रारूप बनता है। तो हम इन बातों का ध्यान बिल्कुल रखेंगे कि साहित्य के इतिहास की रचना किसने किया और साहित्य के विकास का उद्गम कैसे हुआ। उन आलोचकों के नाम में आप एक आधुनिक आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सुने होंगे। वह आधुनिक आलोचक के रूप में थे। उन्होंने ही पद्य साहित्य के इतिहास का सबसे पहले विकास किया, और पद्य साहित्य के विकास को विकसित करने के बाद तब फिर वह गद्य की तरफ ध्यान दिए। तो पद्य साहित्य के विकास में उनका जब नाम आता है, तो ये पॉइंट आपके सामने लिखा जा रहा है, पद्य साहित्य का विकास। पद्य साहित्य का विकास। अब जब पद्य साहित्य के विकास की तरफ चलेंगे, तो पद्य साहित्य के विकास को इन्होंने चार भागों में बांटा। चार भागों में बांटा और बांट करके उसका अलग अलग नामकरण दिए, जो हमारे इस हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जब पद्य साहित्य में इस विकास का नाम आता है, तो विकास में चार भागों में इन कालों को बांटा गया है। सबसे पहला काल जो है उसका नाम है आदिकाल। उसका सबसे प्रथम नाम रखे विद्वानों ने आदिकाल। अब यह आदिकाल जो हमारे सामने है,
यह पद्य साहित्य का सबसे प्राचीन काल है। इस काल को अनेक राइटरों ने, अनेक लेखकों ने और अन्य नामों से व्यक्त किए हैं, लेकिन सबसे पहले इस पद्य साहित्य में इसका नाम आता है जो आदिकाल है। इसका एक दूसरा नाम रखा गया है वीर गाथा काल, नाम रखा गया है वीर गाथा काल। अब अगर आप लोगों में से कोई इस पर विचार करके पूछ दिया कि वीर गाथा काल इसका नाम क्यों रखा गया, तो इसलिए रखा गया कि इसमें वीर सपूतों ने, वीर राजपूतों ने अपने वीरता का योगदान देने के कारण इस युग को वीरों के युगों के नाम से बताया गया, तो कवियों ने इसका नाम रख दिया वीर गाथा का। वीर गाथा काल के बाद इसका एक नाम विद्वानों ने रख दिया विजोपन काल। तो विजोपन काल किसने इसका नाम रखा? हिंदी साहित्य के एक आधुनिक राइटर हैं जिनका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वह इस काल का एक नाम देखते हुए आधुनिकरण रूपों में रख दिया बीजोपन काल। उसके पहले वीरगाथा काल जो नाम रखा गया, उसमें अगर आलोचकों में नाम लिया जाता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, और उसके पहले जो कवियों ने, जो राइटरों ने नाम रखा, वह आदिकाल इसका नाम रखा। विशेषताएं इसकी यही हैं कि वीरता का ही वर्णन इसमें ज्यादा पाया जाता है, और वीरता के ही प्रारूपता से जाना गया कि यह काल आदिकाल के नाम से है। तो प्रथम नाम इसका आदिकाल है, फिर इसे अन्य नाम से देखेंगे तो इसका नाम वीरगाथा काल है, और थर्ड नाम इसका देखेंगे तो इसका थर्ड नाम बीजोपन काल है। इसके बाद भी इसका नाम आता है, इसका एक नाम है जिसका नाम है प्रारंभिक काल। इसको मिश्र बंधुओं में से एक राइटर हैं डॉक्टर रामदरस मिश्र, उन्होंने इस काल का नाम प्रारंभिक काल भी रखा। और प्रारंभिक काल का विकास उन्होंने दिखाया कि इस काल में वीरता का वर्णन ही मिला, और वीर रस में और श्रृंगार रस में सारी रचनाओं का विकास हुआ। इस नाते इस काल का नाम उन्होंने प्रारंभिक काल भी रखा। इसका फिर जब नामकरण और आगे देखा जाएगा तो उसी मिश्र बंधुओं में से कुछ लोगों ने मिलकर इसका एक नाम रखा आरंभिक काल। तो इसका एक नवीन नाम फिर रखा गया आरंभिक काल। इतने नामों के आधार पर इस काल का विकास। अब आगे इस पर यह चर्चाएं हैं कि सबसे पहला नाम इसका आदिकाल रखा गया, आदिकाल के बाद इसका दूसरा नाम वीरगाथा काल रखा गया, वीरगाथा काल के बाद आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने इसका जब ये नामकरण दे दिया तो फिर एक नए आलोचक के रूप में नहीं, एक नए लेखक हैं, एक नए कवि के रूप में हैं, उनमें आने वाले राइटर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नाम बीजोपन काल रखा, और मिश्र बंधुओं ने तथा और कुछ लेखकों ने इस काल का नाम प्रारंभिक काल और आरंभिक काल के नाम से रख करके इस काल का विकास किए। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम और आगे इसमें बढ़ते हैं तो इस काल में सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस भाषा का विकास हुआ। देखिए, इस काल में जब पद्य साहित्य का विकास किया गया तो पद्य साहित्य के विकास में दो प्रकार की भाषाओं का उत्थान किया गया, एक डिंगल और दूसरा पिंगल। एक डिंगल भाषा है और एक पिंगल भाषा है। जब इसका विकास हम देखते हैं कि ये डिंगल और पिंगल क्या है, तो इस डिंगल और पिंगल के विकास में देखा गया कि यह पहले इसी रूप में था, लेकिन जब धीरे धीरे ये विकसित हुआ तो विकसित होने के बाद डिंगल भाषा में और पिंगल भाषा में दोनों में एक भाषाओं के उद्गम के विकास में आया एक शब्द जिसका नाम है अपभ्रंश। तो डिंगल के साथ अपभ्रंश मिला और अपभ्रंश के साथ जोड़ा गया राजस्थानी भाषा। क्या जोड़ा गया? राजस्थानी भाषा, यानी राजस्थानी हिंदी जोड़ी गई, तो ये इसके संग आ गया। और जब पिंगल का नाम लिए
तो पिंगल के साथ अगर देखा गया तो पिंगल में भी यही अपभ्रंश से आकर के जुड़ा, और इस अपभ्रंश के साथ अगर इसका हम आधुनिकीकरण यानी नवीनीकरण किए तो इसमें रखा गया कि ये ब्रज भाषा से संबंधित है। तो अब डिंगल और पिंगल को हम बाद में समझे कि यानी राजस्थानी और ब्रज इन दोनों से मिले, लेकिन उसके पूर्वोत अगर आदिकाल में देखा जाता है तो आदिकाल में केवल इसका नाम डिंगल और पिंगल है। अब इस काल के विकास में साहित्यकारों ने कैसे अपनी रचनाओं को किया, हम इसके विषय की चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से इस काल में जो यानी रचनाओं की चर्चाएं होती हैं, उसमें रचनाओं का विकास जब किया गया तो कुछ ऐसे कवि थे जिन्होंने काव्य के रूप में अपनी रचनाओं को किया, लेकिन वह काव्य जो था वह एक व्यवस्थित नियम के आधार पर था। तो रचनाओं का जब यानी परिवर्तन किया गया इस वीरता की प्रारूपता को देखते हुए, तो दो खंडों में बांटा गया। प्रथम खंड का नाम है प्रबंध काव्य और द्वितीय खंड का नाम है वीर गीतों के रूप में होने वाली रचना। तो प्रथम नाम जो हमारा प्रबंध काव्य आता है, तो प्रबंध काव्य की जो रचनाएं हैं वह सबसे पहले आई हुई है, वह सबसे पहले आई हुई हैं। तो अगर सबसे पहले आई हुई हैं तो उन रचनाओं का जो विकास हुआ है उसमें भी वीर रस और श्रृंगार रस का समावेश है, उसमें भी वीर रस और श्रृंगार रस का समावेश है। और अगर देखा जाता है तो उसमें शांत रस और भक्ति रस का यानी कुछ प्रारूप मिला हुआ है, और इसके साथ कुछ मात्रिक छंद भी उनमें आकर के मिले हुए हैं। तो इस तरह से उन कविताओं का विकास हुआ है। उन कविताओं में जैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रबंध काव्य का अगर हम नाम लेते हैं तो प्रबंध काव्य में आने वाली रचनाओं में सबसे पहली जो रचना हमारी है वह पृथ्वीराज रासो है। वह सबसे पहली रचना पृथ्वीराज रासो है, जिसको लिखने वाले कवि हैं चंदवरदाई। चंदवरदाई ने यानी इस पृथ्वीराज रासो की रचना किए। अब पृथ्वीराज रासो नामक ये प्रबंध काव्य जो आपके सामने लिखा जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह वीर रस और श्रृंगार रस दोनों प्रकार के रसों के अभियोजन को जोड़ते हुए मिलाते हुए इसकी रचनाएं हमारे सामने मिली। और मिलने में अगर देखा जाए तो इसमें आदिकाल के एक प्रसिद्ध या वीर राजा थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। इसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के वीरता का प्रदर्शन करके और उसे अपनी भाषाओं में लिखा। इस पृथ्वीराज रासों में कुल अगर देखा जाए तो 12 सर्ग मिलते हैं। 12 सर्ग में जो इसका प्रथम और द्वितीय सर्ग है, इनमें प्रायः अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा जो कविताएं मिलती हैं वह वीर रस के रूप में मिलती हैं, और वीरता का प्रदर्शन शुरू होता है और वहां से उस वीर रस की प्रारूपता में आने वाले जो काव्य यानी उस तरह से सुसज्जित या व्यवस्थित मिलते हैं, उनको पढ़ने से लोगों के मन में विशेष उत्साह उत्पन्न हो जाता है। तो यह आदिकाल का सबसे पहला जो है प्रबंध काव्य है जिसमें हम 12 सर्ग पढ़े। दूसरी एक रचना है जिसका नाम है खुमाण रासो। खुमाण रासो, एक खुमाण रासो को लिखने वाले राइटर हैं जिनका नाम है दलपत विजय। दलपत विजय ने इस खुमाण रासो की रचना किए। इस खुमाण रासो में भी वीरताओं का वर्णन है, लेकिन वीरताओं के वर्णन के साथ इसमें कुछ श्रृंगारिक वर्णन भी आ जाते हैं। काव्य शास्त्र में अगर देखा जाए तो काव्य शास्त्र की सबसे पहली विशेषता इसमें ये मिलेगी कि इसमें
रस का नाम लिया गया तो वीर रस और श्रृंगार रस मिले। इसके साथ अलंकार का अगर नाम देखा जाए तो इसमें कुछ अतिशयोक्तता मिलती है और अतिशयोक्तता के साथ साथ अलंकारिक शब्द मिलते हैं, जिसके साथ इसका विकास हुआ। तो दूसरे यानी प्रबंध काव्य का नाम है अगर देखा जाए तो खुमान रासो, और पहले प्रबंध काव्य का नाम देखा जाए तो पृथ्वीराज रासो। इन दोनों की रचनाओं का काल अगर देखा जाए, समय देखा जाए तो समय जैसे जब विकास हुआ तो आदिकाल के समय का प्रारूप देखा जाएगा अगर संवत के अनुसार तो 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक का समय इसमें देखा जाता है। अब अगर इसमें बात किया जाए तो इसके मध्यस्थ यानी 11वीं सदी ये माना जाता है, इतिहासकारों ने ऐसा बताया कि 11वीं सदी के मध्यस्थ इसका यानी विकास हुआ पृथ्वीराज रासो का, और उसी से संबंधित समय के अंतराल में खुमान रासो की भी रचना हुई। इसके सर्ग का कोई निश्चित एक प्रमाण साहित्यों में नहीं मिलता है, लेकिन ये बताया गया है कि सबसे बड़ा अगर प्रबंध काव्य देखा जाएगा उस समय का तो सबसे बड़ा प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है। उसके बाद ही आप खुमान रासो का भी नाम पढ़ेंगे। अब इसमें तीसरा एक बिंदु हमारे सामने है, तो तीसरे के सामने अगर चर्चा करते हैं तो तीसरा है हम्मीर रासो। अब हम्मीर रासो को लिखने वाले अगर देखते हैं तो इसके रचनाकार का नाम है सारंगधर। क्या नाम है? सारंगधर। इन्होंने हम्मीर रासो की रचना किए, जो भी एक आपके उसी काल की रचना है जो आदिकाल का समय आता है, आदिकाल की रचनाओं में पाया गया। तो इस तरह से इसका विकास हुआ। अब इन 3 प्रकार के रासो ग्रंथ को हमने पढ़ा। रासो ग्रंथ अगर देखे जाएं तो बहुत यानी लिखे गए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से अगर पाया जाए तो 5 ऐसे, प्रमुख रूप से देखे जाएं तो 5 ऐसे यानी आपके सामने मिलेंगे जो यानी सुनिश्चित इस रूपों में मिलते हैं। इस तरह से इसका विकास परिवर्तित होता है, जो यानी इतिहास के पन्नों में मिलता है, और धीरे धीरे इसकी उक्त श्रेणियों का यानी उत्थान हो चुका। तो इतिहासकारों ने यही चीज व्यक्त करके यानी साहित्यिक चीज को विकसित कर दिया है। अब और आगे चर्चाएं अगर की जाएं तो इसमें आने वाले और साहित्यों में रासो ग्रंथ हैं, जिनमें अगर आपके सामने देखा जाए तो फिर परमाल रासो है जिसको कवि जगनिक ने लिखा। उसमें भी ऐसे वीरता का वर्णन है आल्हा और उदय सिंह के। और फिर अगर इसमें चर्चाएं किया जाए तो एक राइटर हैं नरपति नाल, उन्होंने तो इस तरह से इसके विकास का रूप है। अब नेक्स्ट पॉइंट को अगले लेक्चर में मैं आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप हमें छुट्टी दें। धन्यवाद।